बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए पहले सिंपल जो एक एक त्रिभुज दिख रहे हैं उनको काउंट कर लेते हैं। देखिए ये सिंपल जो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ये मैंने 1 नंबर दे दिया। इसके पास वाला जो एक सिंपल दिख रहा है उसको मैं 2 दे दूंगा, उसके पास वाले को 3, उसके पास वाले को 4। ऐसे ही आप सिंपल जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं उनको काउंट कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 7 त्रिभुज हो चुके हैं और एक ये बड़ा वाला 8, ठीक है ये वाला। तो 8 यहाँ पर सिंगल हो चुके हैं। अब इन लाइनिंग को मैं हटा देता हूँ। 8 हो चुके हैं। 8 के बाद अगर आप देखें तो 1 और 2 इन दोनों त्रिभुज को मिलने पर क्या कोई त्रिभुज बन रहा है देख लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब देखिए 2 और 3 से मिलने पर एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो मैं यहाँ पर अभी लाइनिंग कर रहा हूँ। 2 + 3 से मिलकर एक त्रिभुज बना है, उसको मैं नाम दूंगा त्रिभुज नंबर 9, ठीक है। इसी प्रकार 3 और 4 से मिलने पर नहीं बनेगा, बट 4 और 5 से मिलने पर एक फिर से त्रिभुज बन जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ लाइनिंग अभी बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 10। इसी प्रकार 6 और 7 से मिलकर भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसको मैं नाम दे दूंगा 11, ठीक है। वापस से लाइनिंग हटा देता हूं। अब आप देखेंगे इसके अलावा और कई त्रिभुज बन रहे हैं क्या, जैसे कि 6, 7 और 8 इन तीनों को अगर आप ऐड करें, ठीक है 11 हो चुके हैं। 6, 7 और 8 अगर इन तीनों को मैं ऐसे ऐड करूंगा तो यहां से एक और त्रिभुज मिल गया मुझे 12 नंबर का। और अब अगर आप देखें तो 1 और 8 इन दोनों को अगर आप ऐड करें, जैसे कि ये वाली लाइन बिल्कुल ये वाली, तो ये हो गया आपका त्रिभुज नंबर 13। तो इसके अलावा मुझे और कहीं त्रिभुज दिखेगा नहीं, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर 13 होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो 13 ही दे रखा है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, ए और बी एक दर्पण रखा गया है। यहां पर ये आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बस जैसा यहां पर आकृति वैसी बना दीजिए। यहां पर एक स्क्वायर था, मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब आप ये देख लीजिए कि इस वाले डायग्राम में आपको दर्पण के पास में जो लाइनिंग दिख रही है वो उस वाले डायग्राम में भी पास में ही रहेगी, और जो लाइनिंग दूर होती हुई दिख रही है वो दूर रहेगी। कुछ ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज इस दर्पण से दूर त्रिभुज के पास से एक लाइनिंग जा रही है, मतलब यहां भी दर्पण से दूर एक लाइनिंग ऊपर की तरफ जाएगी। त्रिभुज के अंदर 2 लाइन ऐसी बनी हुई है तो मैं भी ऐसी बना देता हूं, ठीक है, ये सेम रहेगी। अब आप देखेंगे यहां पर इस प्रकार की एक आकृति दिख रही है, ठीक है, डी प्रकार की। पहली वाली छोटी है, दूसरी वाली हल्की सी बड़ी है। तो यहां भी आप क्या करेंगे, सेम रहेगी ये भी आकृति, क्योंकि हम यहां पर अगर जल प्रतिबिंब बनाते तो शायद ये आकृति चेंज हो जाती, बट यहां पर हम जल प्रतिबिंब नहीं कर रहे हैं इसलिए सेम रहेगी। तो बस ऐसा डायग्राम आपको कहां दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे बी में कि डी जो है वो उल्टा दिख रहा है, और जो मैंने डी बनाया वो उल्टा है, इसलिए ये वाली आकृति बी वाली आपकी गलत, और बाकी तो आपकी अपने आप ही गलत दिख रही है। मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 403, यहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। 8, 13, 22 क्वेश्चन मार्क 52 और 73 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अंतर देखेंगे। 8 और 13 इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, पहले ये देख लीजिए। तो आप देखेंगे 8, 2, 10 और 3, 13, मतलब 5 का अंतर आ रहा है। 13 से 22 के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ 9 का अंतर आ रहा है, क्योंकि 13 और 10 23 होता है, ठीक है, और यहाँ 22 है। तो आप देखिए 5 और 9 इन दोनों में क्या संबंध है, अगर ये मैं मतलब इन दोनों के बीच के अगर मैं संबंध को ज्ञात कर लूँ तो 5 और 9 के बीच में संबंध है 4 का, ठीक है। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 का अंतर है। मतलब हर एक नंबर्स के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 4 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। पर 4 का अंतर कब होगा, जब इन दोनों का आप माइनस करेंगे। तो 9 से नेक्स्ट क्या होगा उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, 52 में से 73 को माइनस कर लेंगे, या 73 में से 52 को माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों को आपस में माइनस करने पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 5 गया 21। तो आप देखेंगे 5 हो गया, 9 हो गया। अब यहां क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और फिर 21 आ रहा है। तो 21 में से अगर आप कुछ ऐसा माइनस करें कि उन दोनों का अंतर अगर 4 होता हो तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 17। 17 और 21 कितने होते हैं, 4। आ गया 4 का अंतर। अब आप देखेंगे 17 में से ऐसी कुछ संख्या घटाए जिनका अंतर क्या आ जाए, 4। तो 17 में से 4 जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा भैया, 13। देख लीजिए 5, 9, 13, 17 और 21 आ चुका है। 5 से 9 बढ़े, फिर 9 से 13 बढ़े, 13 से 17 बढ़े और 17 से 21 बढ़े। इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर आ गया, 4 का। तो भैया इस 22 में आप 13 को जोड़ देंगे तो आपका करेक्ट आंसर पता नहीं चलेगा क्या। 22 में 13 को जोड़िए, 3, 2, 5, 2 और 1 3,
35 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये ट्रिक्स तो हम बहुत लगा चुके हैं और ये से क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। विलुप्त संख्या आपको चुनकर लिखनी है, तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो शायद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 404 दिया हुआ है कथन, IMD रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। कार्यवाही की बात करते हैं, समय पर चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए या फिर सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि IMD की जो प्रशंसा होनी चाहिए कि आपने भाई समय रहते चेतावनी दे दी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, आप कहेंगे कि ये सही है, बट IMD का काम ही ये होता है कि वो समय से पहले आपको चेतावनी दे दे, आपको मतलब बता दे कि भैया इस क्षेत्र में जो है बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, उस हिसाब से आप वहाँ पे कुछ प्रबंधन कर सके, कुछ व्यवस्था कर सके। तो ये सेकेंड वाला जो है कि सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी हर एक जगह पहुँचा देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए ना जाए समुद्र में। ठीक है, यहाँ केवल सेकेंड वाला जो आपकी कार्रवाई है वो करेक्ट हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 405, दृढ़ता दिया हुआ है, तरलता दिया हुआ है। दृढ़ता, क्या ये डेफिनेशन दृढ़ता की सही है, सबसे पहले ये देखना है, फिर तरलता की बात करेंगे। तो किसी पदार्थ द्रव का प्रति इकाई द्रव्यमान उसकी दृढ़ता कहलाता है, क्या ये सही है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि किसी पदार्थ द्रव्य का प्रति इकाई द्रव्यमान उसकी दृढ़ता नहीं कहलाता है। चलिए आगे दिया हुआ है कि तरलता की, कोई पदार्थ जब गति कर रहा होता है तो उस दौरान उसके कणों की जो गति है उसके कारण उस पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा तरलता कहलाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा का भी कारण यही होता है। तो मैं कहूँगा ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो डेफिनेशन दी हुई है वो दोनों ही गलत है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर कि ए और बी दोनों ही असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। 405 सी। 406 पर बढ़ेंगे, प्रश्न दिया हुआ है, एक्स वाई से किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, आपको कथन का यूज करना है, या तो आप अकेले कथन से कर सकते हैं या दोनों को एक साथ कर सकते हैं। चलिए मैं पहले वाले कथन से सॉल्व करता हूं। क्या कहा है कि एक्स डब्ल्यू के ठीक पूर्व की ओर है, मतलब जो पहले मैं एक्स बना देता हूं। ठीक है, एक्स जो है वो डब्ल्यू के ठीक पूर्व की ओर है। आपको पता होगी दिशा, तो जिस प्रकार में आज 400 क्वेश्चन करवा चुका हूं तो मैंने दिशा बार बार हर एक वीडियो में बताई है। पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर होता है आपका ऊपर और नीचे होता है आपका दक्षिण। तो देखिए पूर्व की ओर अगर x है तो मैंने x को w के पूर्व में रख दिया है, w के पूर्व में x है। ठीक है, फिर आगे कहा है कि w ठीक y के दक्षिण में है। w जो है ये y के दक्षिण में है और दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए मैंने w को y के दक्षिण में रख दिया। ठीक है, यहां पर मैं एरो भी लगाता जा रहा हूं। अब आप देखिए, क्या आप केवल फर्स्ट वाले कथन से ये बता सकते थे कि एक्स वाई से किस दिशा में है? तो आप कहेंगे कि नहीं बता सकते थे। क्या आप केवल सेकंड वाले से बता सकते थे कि एक्स वाई से किस दिशा में है? तो आप इसमें भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि एक में एक्स का जिक्र नहीं हो रहा और एक में वाई का जिक्र नहीं हो रहा है। बट आप इन दोनों कथन को एक साथ लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक्स जो है वो वाई से किस दिशा में है, इस दिशा में, और ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो हमें बताना नहीं है कि दिशा कौन सी होती है, बट हमको ये बताना है कि हम कितने कथन से बता सकते हैं। तो आप दोनों ही कथन से बता सकते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। 406 डी। 407 पर बढ़ेंगे, दर्पण का छवि यहां पर आपको चयन करना है। तो बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में भी बना लूंगा। इसके बाद जो एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि एक एरो दिया हुआ है, तो एरो यहाँ पर दर्पण की ओर जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ भी दर्पण की ओर, ये देखिए एमएन एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण की ओर मैंने एरो बना दिया। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर बिल्कुल सीधी थी। आप देखेंगे ऊपर वाला जो सर्कल है वो दर्पण की तरफ है। ठीक है, और नीचे वाला जो सर्कल है वो दर्पण की तरफ नहीं, दर्पण से दूर है। तो यहां भी आप दर्पण की तरफ जो है वो पास में बना लेंगे, और नीचे वाला जो दर्पण से दूर है उसको भी आप दूर तरफ बना लेंगे। ठीक है, तो बस ऐसा डायग्राम आपको कहां दिख रहा है? आप देखेंगे फर्स्ट नहीं, सेकेंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे लाइनिंग आ चुकी है इसलिए गलत हो गया। फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो रहा है, डी वाला मतलब, और डी वाली अगर आकृति आपकी करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 408 पर बढ़ेंगे, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है काउंट करने हैं, और ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। बहुत सिंपल है, पहले सिंपल जो त्रिभुज दिख रहे हैं वो काउंट करें, उसके बाद अगर
आपको कुछ ज़्यादा बड़े त्रिभुज दिख रहे हैं या अलग त्रिभुज दिख रहे हैं, आप उनको काउंट करें। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको नीचे 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। 409 दे रखा है, निम्न चित्र में वर्गों की संख्या। देखिए इसको कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले जो छोटे छोटे वर्ग दिख रहे हैं उनको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद 1 के नीचे भी तो एक स्क्वायर है यहाँ पे भैया। ठीक है, तो ये 5 हो चुके थे, ये 6, ये सिंपल वाला 7, 2 के नीचे एक है, ये 8, ये 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, 14 यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो स्क्वायर थे वो मैंने काउंट कर लिए, कितने हो चुके हैं 14। अब आप देखेंगे 10 11 13 और 14 से मिलकर एक स्क्वायर बन रहा है और वो है ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे ये हो चुका है आपका 15। फिर एक देखेंगे 9 10 12 और 9 10 12 और 13 से मिलकर यहाँ पर एक और बन रहा है, इसे आप कहेंगे 16। इसी प्रकार 2 ऊपर भी बनेंगे, 6 7 9 10 से मिलकर ये वाला, ये हो जाएगा आपका 17। और एक और बन रहा है यहाँ पर 7 10 11 और 8 से मिलकर ये हो जाएगा आपका 18। 18 हो चुके हैं और एक सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा जो बन रहा है वो हो जाएगा आपका 19 तो टोटल करेक्ट आंसर आपके 19 स्क्वायर यहाँ पर आपको बन रहे हैं। ठीक है, 19 वर्ग यहाँ पर आप गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। चलिए 410 पर बढ़ेंगे। विषम की पहचान करनी है तो आप देखेंगे एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है बट उसमें लाइनिंग आ रही है। सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल बट उसमें लाइनिंग है। यहाँ आप देखेंगे 5 भुजा से बनी हुई एक आकृति है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है। तो भैया 5 भुजा से बनी हुई आकृति ही अगर होती तो आप करेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और बीच में लाइनिंग, बिल्कुल करेक्ट। तो आप देखेंगे सी वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पर डिफरेंट अलग है, विषम है। तो सी वाला अगर अलग है तो आपकी आकृति नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 411 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है सभी केक मिठाइयाँ हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले केक ले लेंगे, क्या कहा है कि सारे के सारे केक जो है वो क्या है, मिठाई है। फिर आगे सभी मिठाई बेक्ड है, तो देखिए सारी की सारी मिठाई जो है वो क्या आ जाएगी, बेक्ड। अब आप देख लीजिए निष्कर्ष, क्या सभी केक बेक्ड है, क्या सारे के सारे केक यहाँ पर बेक्ड है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है ना, केक के ऊपर ही तो बेक्ड का बॉक्स आ रहा है। आगे कुछ बेक्ड मिठाइयाँ है, क्या कुछ बेक्ड यहाँ पर मिठाइयाँ है, आप देखिए कुछ बेक्ड, क्या कुछ बेक्ड मिठाइयाँ है, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल कुछ बेक्ड यहाँ पर मिठाइयाँ भी है, क्योंकि सारे के सारे केक और सारी की सारी मिठाइयाँ जो है वो बेक्ड है, बट कुछ बेक्ड जो है वो मिठाइयाँ भी है और कुछ बेक्ड जो है वो केक भी है, तो दोनों ही करेक्ट हो गए। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट 12 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, उसके बाद अवधारणाएं। आपको यहाँ 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर एक प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके बाद पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, अब अवधारणा की अगर हम बात करें तो देखिए कि प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। फिर आगे कहा है सेकंड में कि परीक्षार्थी नौकरी की पुष्टि के लिए अच्छी तरह सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जिस प्रकार कथन कहा गया है उस प्रकार तो ये दोनों ही अवधारणाएं बिल्कुल पूर्णतः करेक्ट लग रही है, क्योंकि 6 महीने के लिए अगर प्रोबेशन पर एक प्रशिक्षार्थी को नियुक्त किया जाता है और उसके बाद अगर पुष्टि के लिए आपको प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, ठीक है, आपके प्रदर्शन की जो है बैठक की जाएगी, एक समीक्षा की जाएगी, तो भैया ये दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही अगर करेक्ट हो रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अंतर्निहित है। ठीक है, 412 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। 413 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, एक दर्शन शास्त्री लोगों को कहता है कि जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तु जो है वो मुफ्त में मिलती है। अब क्या है वो मुफ्त में, धारणा में देखेंगे। हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को आपस में जोड़ता है उसमें कुछ खर्च नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट कहा है। फिर आगे, प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता है बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है। आप देखिए दोनों ही चीजें आप खरीद के नहीं लाते हैं, दोनों ही चीजें बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलती हैं और इन दोनों चीजों से जो बातें कही गई है वो भी बिल्कुल करेक्ट कही गई। इसलिए धारणाएं आपकी दोनों ही करेक्ट होगी और दोनों ही करेक्ट हो रही है, मतलब डी वाला करेक्ट होगा। दोनों ही फर्स्ट एंड सेकेंड अंतर्निहित है। 414 पर बढ़ते हैं। कथन कहा गया है कि एक स्थानीय स्कूल साक्षात्कार के बुलावे के लिए स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करता है कि प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में सरल भाषा में समझाऊं तो एक स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत है और टीचर्स के लिए उन्होंने क्या किया, एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकाला है कि भैया हमें एक शिक्षक की ज़रूरत है, जिनके पास एक शिक्षक की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, सॉरी गलती हो गई, हमें शिक्षक की ज़रूरत है जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव है, वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या मांग रहे हैं कि 3 साल का कम से कम आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। क्या मुझे बताइए, ऐसा कहीं कथन में कहा है कि केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है? तो ये हो जाएगा गलत, नहीं कहा है। बट जिन अध्यापकों के पास शिक्षण अनुभव 1 वर्ष से भी कम है, वे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। तो जी बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि भैया आपके पास अगर 1 साल का भी अनुभव नहीं है तो आप वहां पर जो है आवेदन नहीं कर सकते, यही तो ये बता रहा है और बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। तो केवल सेकंड वाला करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे फर्स्ट वाला करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कथन में सिर्फ वो एक प्रकाशन की बात कर रहा है, विज्ञापन की बात कर रहा है कि विज्ञापन मैंने दिया है, टीचर्स की मुझे जरूरत है। उसने ये नहीं कहा है कि केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही जो है कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए केवल सेकंड वाला ही करेक्ट होगा। 415 पर पढ़ेंगे 8R 10Q 13P 17O और 22N दिया हुआ है। तो देखिए 8R 10Q 13P, इनमें अंतर देखेंगे सबसे पहले हम कि अंतर कितने का आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, 13 से 17 में 4 का अंतर है और 17 से 22 में यहाँ पर आप देखेंगे 5 का अंतर है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पूछा है तो यहाँ 6 का अंतर होगा, तो 6 का अगर अंतर हुआ तो 28 आएगा और 28 से बनने वाला आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एम को भी आप ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? आप इनमें अंतर देख लीजिए, अल्फाबेट्स में अगर आप अंतर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आर क्यू, अब R के बाद Q हो गया और Q से देखिए R के बाद Q मतलब मैंने कैसे कहा, आप नीचे से चलिए, अगर मैं यहाँ M लिख दूं क्योंकि वहां ऑप्शन में M आ चुका है, तो M N O P Q और R आ गया। अब मैंने ऊपर R से Q इसलिए कहा था क्योंकि R से जस्ट पहले Q आता है, Q से जस्ट पहले P आता है, -1। ठीक है, यहाँ हम +1 कर रहे थे, ऊपर से अगर करेंगे तो -1। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट 16 पर बढ़ते हैं, निम्न चित्र का समरूप विकल्पों से चुने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक सर्कल है, उसके अंदर प्लस का एक सिंबल दिया हुआ है, मतलब उसको 4 भागों में बांट दिया गया है और अंदर अगर आप देखें तो तीन लाइनों से बनी हुई एक आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखेंगे आपकी 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 लाइनें आपको अंदर इस वाले डायग्राम में 4 लाइनें दिख रही है। इसी प्रकार अगर यहाँ देखिए तो 1 लाइन कम हो चुकी है, 3 लाइन, त्रिभुज आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसी प्रकार अगर यहाँ देखिए तो क्या हुआ है, आगे वाली आकृति से एक आकृति या फिर एक लाइन कम पीछे वाली आकृति में है। ठीक है, यहाँ 4 लाइनों से बनी हुई एक आकृति थी, यहाँ 3 लाइनों से बनी हुई थी, मतलब एक लाइन कम थी। फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लाइनिंग है और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6, इसलिए गलत। 5 होता तो करेक्ट हो सकता था। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लाइनिंग है, 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए केवल 4 है, केवल 7 होता तो करेक्ट हो सकता था। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लाइनिंग है और यहाँ अगर आप देखें तो 5, बिल्कुल यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ पर अंदर कोई लाइनिंग है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत, केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17 पर बढ़ेंगे, विषम की पहचान करनी है। तो इस क्वेश्चन में हल्के से टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जहाँ मैंने अभी लाइन अभी लगाई है, ये वाली लाइन यहाँ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये वाली लाइन अगर यहाँ होगी तो ये क्वेश्चन गलत है। ये वाली लाइन जो है यहाँ पर गलत तरीके से टाइप हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, तो ये वाली लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार यहाँ मैं अगर त्रिभुज की रचना करूँगा तो ये वाली जो ऊपर जो एक लाइन है, इसको अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो मेरा एक ट्राइंगल बन जाता है। इसी प्रकार इस लाइन को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो भैया मेरा यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर सर्कल के साथ इस लाइन का कोई संबंध नहीं है। बट अगर ये वाली लाइन यहाँ नहीं होती तो आप देखिए कि जिस प्रकार यहाँ पर एक 4 भुजा वाली एक आकृति बन जाती। ठीक है, तो ये सर्कल वाला जो सर्कल के ऊपर एक लाइनिंग है, ये आपका विषम हो सकता था, बट यहाँ पर इसने एक लाइनिंग दे दी है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका केवल सी वाला ही करेक्ट होगा। 418 पर बढ़ेंगे, रामराज ने घड़ी पहन रखी है और यदि 6 बजे घंटी की सुई जो है वो पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिशा बना लेंगे।
और दिशा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये होती है आपकी पूर्व, ये होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 6 बजे घंटे की सुई जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये घड़ी है और घड़ी को मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि घड़ी को आप चेंज करने जाएंगे तो आप हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हैं। 6 बज रही है तो भैया 6 कब बजती है? जब छोटी वाली सुई जो है 6 पर होगी और बड़ी वाली सुई जो है मिनट की जो सुई है वो 12 पर होगी। 6 ऐसे बजती है, मतलब अगर उसने कहा है कि 6 बजे घंटी की जो सुई है वो कहाँ होनी चाहिए? पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। मतलब ये वाली दिशा कौन सी हो गई भैया? पश्चिम दिशा। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी हो गई अब? पश्चिम दिशा। तो इसके जस्ट सामने कौन सी दिशा होनी चाहिए? देखिए पश्चिम के सामने कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां से पता चल गया कि पूर्व। बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूंगा कि यहां तो आपको सिंपल सा था इसलिए पता चल गया। अगर मान लीजिए वो कहता कि 6:15 हो रहा है, अब बताइए कि मिनट की सुई जो है वो कहां पर है, तो आप यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन थी तो आपने बता दिया पश्चिम के सामने पूर्व। बट अब क्या बताएंगे, उत्तर होगा कि दक्षिण होगा? यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे कि ये जो है यहां पर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, इस आकृति को आपको हल्का सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा। उसने कह दिया कि नीचे की तरफ अगर पश्चिम होना चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पश्चिम को हल्का सा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो अब पश्चिम दक्षिण की जगह हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। चलिए शिफ्ट कर देते हैं। पश्चिम को नीचे की तरफ करना है तो मैंने यहाँ पश्चिम लिख दिया। यहाँ पर जो था दक्षिण था तो दक्षिण को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूर्व आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तर। अब आप आराम से बता सकते हैं कि अगर 6:15 हो रही है, 6:15 हो रहे हैं, तो मिनट की जो सुई है वो किस दिशा की ओर संकेत करेगी? दक्षिण की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्लॉक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने एक वीडियो बनाई है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। आपको अगर नहीं आती है क्लॉक के कोई क्वेश्चंस तो आपको देख सकते हैं। ठीक है, 419 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। क्या कहा है फिर से? कि सतत विकास के लिए घरों में जो है ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। अब अगर हम बात करें निष्कर्ष की, निष्कर्ष नहीं, धारणा की अगर हम बात करें तो घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के साथ या स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप, जिसे कि हम CLF कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए और अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाए। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो दोनों ही धारणाएं कही गई है, ये दोनों ही धारणाएं उस कथन से पूर्णतः जो है अंतर्निहित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही करेक्ट मतलब डी वाला करेक्ट होगा। तो 420 पर अगर हम बढ़े तो यहाँ अगर आप देखें तो 5 आकृतियां दी हुई है, जिसमें से एक आपको चयन करना है नीचे 4 ऑप्शन में से। आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल मैच है, कोई अंतर नहीं है। और थर्ड के साथ अगर आप फिफ्थ को भी देख ले तो ये भी बिल्कुल मैच है, कोई अंतर नहीं है। मतलब 1, 3 और 5 इन तीनों का एक क्रम बन रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखें थोड़ा सा तो सेकेंड वाली आकृति जो है क्या वो फोर्थ वाली आकृति से मैच कर सकती है? क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का जिस प्रकार क्रम बन रहा है उसी प्रकार सेकेंड, फोर्थ और सिक्स ऐसा भी तो एक क्रम बन सकता है। तो सेकेंड वाली आकृति जो है वो फोर्थ वाली आकृति से बिल्कुल मैच होगी। और अगर मैच हो रही है तो ऐसी आकृति आपको जहां दिख रही है बस वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ए वाली आकृति बिल्कुल मैच दिख रही है, यही करेक्ट आंसर होगा। और ए वाली आकृति मैच मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 21 पर बढ़ेंगे। निम्न उत्तर चित्र में उस विकल्प का चयन करना है जहां पर प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो चलिए यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आकृति है, देखिए इस क्वेश्चन में हल्की सी कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक मतलब मेरा कहने का मतलब या तो यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, उत्तर आकृति की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर यही लाइन यहाँ होनी चाहिए थी। या फिर अगर ये दोनों ही लाइन हो रही है तो इस आकृति को या तो इनको कुछ भी करके थोड़ा सा अलग करना था, क्योंकि 2 आकृति मैच हो चुकी है, एक जैसी हो चुकी है। और अगर आप देखिए तो दोनों ही आकृति सेम दिख रही है। आप करेक्ट आंसर अगर यही वाली आकृति आ गई तो बी वाला देंगे या सी वाला देंगे। तो यहाँ पर हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है, या तो इसको पूरा सर्कल कर देना था और गोला बना देना था। जो भी एक आकृति यहाँ मिस्टेक है। आप देखेंगे इस आकृति और इस आकृति से बनी हुई आपको और कहीं आकृति दिख नहीं रही है, बट यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल एक आधा यू आकृति में एक दिखेगी आकृति
और उसी यू आकृति के पास में एक लाइनिंग है। यहाँ देखेंगे यू आकृति के पास एक लाइनिंग है, मतलब यहाँ सिंपल वाला एक यू रहेगा। और यही वाली अगर आकृति की मैं बात करूँ तो या तो बी वाला करेक्ट हो सकता है या सी वाला। क्वेश्चन टाइपिंग के कारण मैं अभी बता नहीं सकता कि बी वाला करेक्ट होगा या सी वाला, क्योंकि ऑप्शन दोनों ही अलग है। बी वाला अगर करेक्ट होता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और सी वाली अगर आकृति करेक्ट होती है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ सकते हैं। 422 पर हम बढ़ेंगे। कुर्सी का किसी प्रकार फर्नीचर से संबंध है तो शर्ट का किससे होगा? ड्रेपरी, गारमेंट, इंसेक्ट या फिर क्राकरी। तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं गारमेंट। जिस प्रकार कुर्सी का फर्नीचर से तो शर्ट का गारमेंट से। 23 पर बढ़ेंगे। विवरण दिया हुआ है कि सभी प्याज भुट्टे हैं। देखिए सबसे पहले प्याज, सारे के सारे प्याज जो है वो क्या है? भुट्टे हैं। आगे सभी भुट्टे बीज है। देखिए सारे के सारे भुट्टे जो है क्या होने चाहिए? वो बीज होने चाहिए। कुछ इस प्रकार सर्कल के ऊपर सर्कल और एक और ऊपर सर्कल बनेगा। सभी प्याज बीज है। क्या देखिए सारे के सारे प्याज जो है वो बीज हैं, तो जी बिल्कुल प्याज वाला जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बीज प्याज है। क्या कुछ बीज यहां पर आपको प्याज लग रहे हैं? तो आप कहेंगे कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट, क्योंकि कुछ बीज यहां पर प्याज हो सकते हैं और कुछ बीज यहां पर भुट्टे भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे प्याज और सारे के सारे भुट्टे यहां पर बीज हो सकते हैं, इसलिए दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी वाला। दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। 424 पर बढ़ेंगे। यहां दिया हुआ है पोंडर का मतलब दिया है कंसीडर, तो आपको यहां पर पिन्नकल का मतलब बताना है। तो देखिए लो, पिक, वैली और टेकल। आप देखेंगे पोंडर का मतलब होता है यहां पर सोचना, और कंसीडर का मतलब होता है कि विचार करना। इसी प्रकार अगर मैं यहां बात करूं पिन्नकल की, तो इसका मतलब होता है शिखर, और पिक का मतलब भी क्या होता है? शिखर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 यहां पर शायद 25 क्वेश्चन नंबर 25 आया नहीं है। ठीक है, 26 पर बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है कोई गेट छड़े नहीं है, कुछ छड़े खिड़कियां है। चलिए इसको कर लेते हैं। कोई गेट यहां पर छड़े नहीं है, तो छड़े अलग कर देंगे। ठीक है, और कुछ छड़े जो है वो खिड़कियां होगी, तो भैया लीजिए कुछ छड़े यहां पर खिड़कियां कर दी मैंने। अब आप देखेंगे कि सभी द्वार खिड़कियां हैं। भैया सभी के सभी द्वार, द्वार मतलब गेट। ठीक है, तो सारे के सारे गेट यहां पर क्या खिड़कियां है? तो नहीं भैया, फर्स्ट वाला तो कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए गलत। सेकंड पर बढ़ते हैं। सेकंड में कहा है मुझे कुछ छड़े गेट हैं। क्या कुछ छड़े यहां पर गेट है? तो फिर से देखिए गेट यहां है, छड़े वहां है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी गलत। दोनों ही गलत हो रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला, ना तो फर्स्ट नहीं सेकंड। ठीक है, 27 पर बढ़ेंगे। संपीड़ितता दिया हुआ है और एक तरलता दिया हुआ है। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या इनमें डेफिनेशन जो दी हुई है वो करेक्ट है। संपीड़ितता की बात करता हूं मैं कि द्रव्य का वह गुणधर्म जिसके कारण बाह्य बल देने के उपरांत उसका आकार जो है बदलता नहीं, ठोस पदार्थ यह गुणधर्म दर्शाते हैं। तो यहां पर ये वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। तरलता की अगर हम बात करें तो सरलता से बहना और बाह्य बल के अंतर्गत आकार में परिवर्तन करने वाला पदार्थ का गुणधर्म है, और यह गुणधर्म द्रव्य और गैस दोनों द्वारा प्रदर्शित होता है। तो बिल्कुल ये इसकी डेफिनेशन है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका तरलता होगा। ठीक है, तरलता मतलब केवल सेकंड वाला होगा, और केवल सेकंड वाला हो रहा है मतलब का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 28 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, कथन, निष्कर्ष और कार्रवाई वगैरह ये क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ समय पहले कथन, निष्कर्ष और इनसे रिलेटेड एक वीडियो जो है अपलोड की थी, तो अगर अभी भी आपको इन क्वेश्चंस को डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें उसे। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपके डाउट्स जो है ख़त्म नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कमेंट कर दे, तो मैं इनके ऊपर एक पर्सनल वीडियो ला सकता हूँ। चलिए, स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया है कि मोहल्ले 3 में पुल के निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। चलिए, निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो नगर पालिका एक पुल बनाने की योजना बना रही है, और सेकंड है कि वे जानना चाहते हैं कि कितने ठेकेदार दिलचस्पी इस काम के लिए दिलचस्प होंगे। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि भैया दिलचस्पी होने से नगर निगम या नगर पालिका को क्या लेना देना, दिलचस्पी होने से उनको क्या लेना देना। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो दिया हुआ है निष्कर्ष, ये तो पूरी तरह गलत हो चुका है। बट पहला वाला जो है कि नगर पालिका चाहती है कि एक पुल का निर्माण किया जाए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो एक पुल का निर्माण करना चाहती है और इसलिए क्या करती है, वो स्थानीय ठेकेदारों
से जो है मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा, और फर्स्ट वाला करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट 29 दिया हुआ है कथन, कुछ शेर बाघ है और कुछ बाघ यहाँ गधे हैं। देखिए कुछ शेर जो है वो क्या है, बाघ है, और फिर आगे मुझे कहा है कि कुछ बाघ जो है वो है गधे। तो देख लीजिए ऐसा बनेगा सर्कल, कुछ शेर गधे हैं। क्या कुछ शेर यहाँ पर गधे हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं। सेकंड, क्या सभी बाघ यहाँ पर गधे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सारे बाघ भी गधे नहीं हो सकते, दोनों ही गलत, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ना फर्स्ट ना सेकंड। ठीक है, 30 पर बढ़ेंगे कि डॉलर का सिंबल जो है वो प्लस, हैश का माइनस, एट द रेट का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर स्टार का मतलब डिवाइड अगर दर्शाता है तो आपको इस समीकरण को सोल्व करना है। 24 डॉलर का सिंबल प्लस को दर्शा रहा है, 3 एट द रेट का सिंबल मल्टीप्लाई को दर्शा रहा है, 8 हैश का सिंबल माइनस को दर्शा रहा है, 45 स्टार का सिंबल जो है वो डिवाइड को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे, और बोर्ड मास के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड आएगा, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं यहाँ पर, डिवाइड आएगा तो डिवाइड आप 45 में 5 का कर दीजिए। तो आप देखेंगे 5 9 45 होता है, मतलब 5 से जब 9 बार में इसको डिवाइड कर दूंगा, बाकी के पूरी समीकरण में सेम ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख दूंगा। चलिए 45 तो गया, ये बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 8 2 16 और 8 दिया होता है 24, मतलब यहाँ मैंने लिख दिया 24। ठीक है, अब आप देखेंगे उसके बाद आपका एडिक्शन होता है, मतलब प्लस होता है, तो 24 और 24 हो जाएगा 48, और 48 में से जब 9 घटेगा तो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 39, और 39 अगर आपका करेक्ट आंसर आ चुका है तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो 430 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, चलिए यहाँ पर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 39 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 31 पर दिया हुआ है कथन कि अफ्रीकी सरकार ने इबोला और महामारी रोग के रूप में जो है घोषित, फिर से पढ़ देता हूँ, शायद कहीं मिस्टेक हो गई है। अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया है। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में जो है प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए जो है उत्तरदायी हो सकते हैं। मतलब एक बीमारी है इबोला, जिसको महामारी रोग के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया है। ठीक है, अब अगर कोई लोग अपने परिवार में या पड़ोस में होने वाली इस इबोला बीमारी या संक्रमण के बारे में अगर आप नहीं बताते हैं प्राधिकरण को, तो आपको दंडित किया जा सकता है। ये सरल भाषा में कथन था। अब कार्रवाई की हम अगर बात करें तो इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई है। सेकंड है, दंड के बारे में संदेश फैलने के लिए मास मीडिया का उपयोग जो है किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को कार्रवाई के बारे में पता चले। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों ही कथन दिए हुए हैं, ये दोनों ही कार्रवाई जो दी हुई है दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि नियंत्रित करने के लिए अगर सरकार कोई प्रभावशाली रूप से कानून के लिए योजना बनाएगी तो भैया वो कब पहुंचेगी उन लोगों के पास, जब आप सरकार को बताएंगे। ठीक है, मतलब सरकार को बताएंगे मतलब प्राधिकरण को बताएंगे। और सेकंड वाला जो है कि दंड के बारे में जो है, तो देखिए जब तक ये दंड की अगर घोषणा सरकार नहीं करती तो लोग क्या करते कि एक दूसरे को अगर हो भी जाता तो भी प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 पर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विषम चुनना है, और विषम अगर हम चुनने की बात करें तो यहाँ पर एक सर्कल है, बीच में एक मिड लाइन आ जाएगी और लाइनिंग है। थर्ड वाले में अगर देखें तो यहाँ भी सर्कल के बीच में एक लाइन है, लाइनिंग है, बीच में एक लाइन है और फिर लाइनिंग है फोर्थ वाले डायग्राम में। बट सेकेंड वाला जो डायग्राम दे रखा है वहाँ पर सेंटर में एक लाइन ना होकर कहाँ है, बिल्कुल एक किनारे पर है। तो आपका यही आपका विषम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट होगा। 33 पर बढ़ते हैं, 33 पर बढ़ते हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट करने हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा कि ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं कल वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को लेके कल फिर से करवा सकता हूँ। ठीक है, बट अगर आपसे हो सकता है तो आप मुझे जरूर इसका रिप्लाई करें। चलिए 434 पर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और कहा है कि उत्तर आकृति में से आपको ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए ढूंढ देते हैं। ये सारे ही होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये सारे ही जो है होने चाहिए ऑप्शंस में। तो मैं फर्स्ट वाले को लेना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं लेना चाह रहा हूँ? क्योंकि आप देखें केवल त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के अलावा मुझे और कोई आकृति यहाँ पर नहीं दिखेगी, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड वाले पर बढ़ते हैं।
ट्रायंगल त्रिभुज दिख रहा है मुझे। उसके बाद मैं अगर इस वाली आकृति की बात करूं तो ये वाली आकृति भी मुझे यहाँ पर दिख गई। अब अगर मैं इस वाली आकृति की बात करूं, देखना, तो ये वाली आकृति भी मुझे यहाँ पर दिख चुकी है। इस वाली अगर आकृति की मैं बात करूं तो ये वाली देखिए सारी ही आकृति दिख गई, इसलिए आपका आकृति नंबर बी करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 35 पर बढ़ेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के तरीके ये होते हैं कि ये जो एरो दे रखा है, एरो का मतलब होता है वो एरो किस तरफ दिखा रहा है। एरो आपको इस तरफ दिखा रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरो है ये आपको इस तरफ दिखा रहा है, यहाँ इस तरफ दिखा रहा है और यहाँ इस तरफ दिखा रहा है। तो यहाँ अगर मैं एक सर्कल बना दूँ और इस सर्कल में ये वाला एरो, ये वाला एरो और ये वाला एरो, ठीक है, ये घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, घड़ी इसी दिशा में चलती है। तो ये घड़ी की दिशा में मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये तीनों डायग्राम जो है ये घड़ी की दिशा में आपको एरो दिखा रहे हैं, एरो उस तरफ ही चल रहे हैं। बट ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, आकृति नंबर जो बी दे रखा है ये घड़ी के विपरीत दिशा में आपको संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भैया बस यही करेक्ट होगा और यही विषम होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आकृति नंबर बी मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 36 पर बढ़ेंगे कि घड़ी प्रातः 9 बजे अगर समय जो है दर्शा रही है तो मिनट की जो कांटा है या मिनट की जो सुई है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है। तो घंटी की जो सुई है, देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आप मुझे अगर होमवर्क में करके दिखा देंगे तो मैं कहूँगा कि आपने घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो चुका है। क्योंकि ये वाला एक क्वेश्चन में जो 6 बज रही थी वो मैंने बता दिया था और यहाँ भी कुछ नहीं, 9 बज रही है, बिल्कुल सामने वाली दिशा होगी। तो ये आप मुझे करके बता सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दिए हैं, आप मुझे रिप्लाई जरूर करें। चलिए 37 पर बढ़ते हैं कि कथन का है कि कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी है। देखिए कुछ धातुएं क्या है, लोहा है, और फिर कहा है कि कुछ लोहा जो है वो भारी होना चाहिए, तो भारी भी हो गया। कुछ मतलब ये आधी आधी भाग मैंने ले लिए। अब देखिए सभी लोहे धातुएं हैं, तो भैया जहां सभी लग गया मतलब गलत, ठीक है, पूरी तरह गलत। यहाँ भी सभी लग गया मतलब ये भी गलत। देख लीजिए सभी लोहे धातुएं हैं तो सारे लोहे धातु नहीं हो सकते, और सारी भारी धातुएं हैं तो सारी भी भारी धातुएं नहीं हो सकती। दोनों ही गलत, इसलिए करेक्ट आंसर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए। 38 पर बढ़ेंगे। बुक को किसी प्रकार लिखा गया है, BOOK को लिखा गया है DQQ और M, आपको PEN का मतलब बताना है। तो देखिए B से अगर मैं D पर बढ़ूँ तो यहाँ C छूट गया, O से अगर मैं Q पर बढ़ूँ तो यहाँ P छूट गया, O से फिर से अगर मैं Q पर बढ़ूँ तो यहाँ भी P छूट गया, और K से अगर मैं M पर बढ़ूंगा तो यहाँ क्या छूट गया भैया, L छूट गया। मतलब एक एक जो है यहाँ पर अल्फाबेट छूट गए हैं। तो P के बाद क्या छूट जाएगा, P के बाद जो आता है जो कि Q आता है वो छूट जाएगा, और Q के बाद आता है आपका R, तो R से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन D। E से अगर मैं बात करूं तो E के बाद F छूट जाएगा, G आ जाएगा। N से अगर हम बात करें तो O छूट जाएगा और P आ जाएगा, RGP करेक्ट आंसर। चलिए 39 पर बढ़ेंगे। EFGHI एक पंक्ति में खड़े हैं और कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यदि हम छोटा लिखा हुआ है, सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम की अगर व्यवस्था करें तो पता लगाए कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है, मतलब नीचे से हम जो भी काउंट करेंगे वो नीचे से करेंगे। G सबसे लंबा है, तो देखिए मैं G को सबसे ऊपर लिख रहा हूँ। E F से छोटा है, E जो है, देखिए E को मैं यहाँ लिख देता हूँ, E जो है वो इस F से छोटा है। H सबसे छोटा है, H को मैंने सबसे नीचे लिख दिया। F I से लंबा है, देखिए F जो है वो I से लंबा है, तो देखिए I यहां आ सकता है, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता है कि वो I जो है वो E से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। बट अभी इसको अगर मैं यही मानता हूं क्योंकि F I से लंबा है कहा है मुझे, तो F I से लंबा है इसलिए मैं यहां ले लेता हूं। आपको कहा है सेकंड नंबर पर कौन है, तो देखिए नीचे से सेकंड नंबर पर मुझे E पता चल रहा है, और E अगर मुझे पता चल रहा है तो आप किससे बता सकते हैं, आप कहेंगे कि भैया जब तक मुझे सारे ही कथन एक साथ पर्याप्त नहीं होंगे मैं नहीं बता सकता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी एक साथ ही पर्याप्त है, ठीक है। चलिए 40 पर बढ़ेंगे। गंध का किसी प्रकार गुलाब से संबंध है तो वृद्धि का किससे होगा। गंध का गुलाब से तो वृद्धि का पठन धन अनुभव या जानकारी। तो जिस प्रकार गंध का गुलाब से है तो भैया ये अनुभव जो है वृद्धि का होगा अनुभव से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 41 पर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर डॉट 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 में लाइनिंग दे रखी है जो कि बिल्कुल समांतर है, ये समांतर लाइन बिल्कुल समांतर, बट ये यहां पर एक दूसरे से समांतर ना होती हुई बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दे रखी है, मतलब विषम यही होगी डी वाली, और डी वाली आकृति मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42 पर बढ़ेंगे।
ईट का मतलब एट से है, तो बाय का मतलब किससे होगा? यहाँ क्रिया जो है देखिए यहाँ पर हल्की सी यहाँ चेंज हुई है, फॉर्म चेंज हुई है, ठीक है। ईट का एट, तो बाय का क्या होगा? तो ब्रिंग, बाय या फिर बॉट या ब्रिंग्स, तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं बॉट होगा, ठीक है। ईट का एट, तो बाय का बॉट। 43 पर बढ़ेंगे, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में भी करवा चुका था कि जहां सिंगल प्लस है उसका संबंध भी सिंगल प्लस वाले से ही होना चाहिए, और जहां डबल प्लस है उसका संबंध भी डबल प्लस वाले से, मतलब सेकेंड का संबंध 4 से होगा तो यहाँ फर्स्ट का संबंध होगा मेरा थर्ड से, ठीक है। चलिए फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं संबंध समानता देखूं तो देखिए ये जो प्लस सिंगल वाला है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां चला गया है, और यहां की जो आकृति है वो आ जाएगी अब यहां पर नेक्स्ट वाले डायग्राम में। फर्स्ट का मैं थर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, तो ये सिंगल प्लस जो है देखिए यहां चला गया है, और यहां की जो आकृति थी वो कहां आ गई? नीचे। और इसी प्रकार अगर आप यहां देखें इनमें भी, तो यहां भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई ही हुआ है। ये एफ और एफ की जो यहां पर दर्पण प्रतिबिंब था वो नीचे की तरफ चला गया है यहां पर, और यहां जो दो ट्राइंगल थे वो ऊपर की तरफ चले गए हैं, ठीक है। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ भी नहीं किया है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकेंड का आप फोर्थ से अगर संबंध देखेंगे तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो स्क्वायर यहां पर जो ट्राइंगल है वो कहां चले जाएंगे? यहां पर ऊपर की तरफ। और ये जो डबल एफ वाली आकृति है, एफ का प्रतिबिंब और एफ, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके यहां पर, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो डबल प्लस थे वो थे कहा है मैंने, तो ये दोनों ही डबल प्लस कहां आ जाएंगे? यहां पर, और इसके नीचे लाइन, और ये वाली जो एक आकृति थी वो यहां पर, और ऐसा आपको एक ही जगह करेक्ट दिखेगा, और वो होगा आपका नीचे दो प्लस कहां दिख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, एक ही जगह है आकृति नंबर सी में, और यही आपकी आकृति करेक्ट हो रही है। आकृति नंबर सी मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 44 फिर से यही क्वेश्चन आ चुका है। 6 इंटू, तो देखिए मल्टीप्लाई का आपको प्लस से बताना है, 5 माइनस को यहां पर गुणा से बताया गया है, फिर 4 लिख दिया, प्लस को यहां पर भागित से बताया गया है, 80 लिख दिया मैंने। उसके बाद डिवाइड को यहां पर आपको बताया गया है माइनस से, तो -2 कर दिया, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 + 5 × 4/80 -2, तो आप इसको कट कर सकते हैं। 5 की टेबल से 5 एक बार जाएगा, 5 5 बचा यहां पर 3, तो 30 हो जाएगा। तो देखिए 6 × 5 = 30 होता है, तो 16 बार कट गया। अब 16 बार कटने के बाद आप देखेंगे 4 × 4 = 16, ये भी 4 बार कट गया, मतलब अब बचा क्या? यहां लिख देता हूं मैं 6 + 1/4 - 2, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 6 चौक हो जाएगा 24, प्लस यहां पर 1 और माइनस यहां आ जाएगा 4 दूआ 8, ठीक है। 24 और 1 होता है 25, और 25 में से जब 8 घटेगा और 4 से भाग देंगे, तो देखिए इसको मैं फिर से यहां कर देता हूं। 25 में से जब 8 घटेगा तो देखिए 25 में से 5 घटा तो 20, और 20 में से अगर 2 घटा तो यहां आ जाएगा 18/4, 4 चौके 16 होता है, मतलब 4 पॉइंट में आएगा। तो 4 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है 4.25 या 4.25, एक ही ऑप्शन नंबर सी। 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.25, ठीक है। करना बहुत इजी था, एलसीएम लेना आना चाहिए, बस बहुत इजी था। 4 4 5। यहां अगर हमको विषम चुनना है तो देख लीजिए भैया, यहां पर 3 लाइनिंग दे रखी है, यहां देखेंगे तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 है, यहां भी 3 2 5 है, यहां भी 3 2 5 है, मतलब पता चल गया कि ऑप्शन नंबर आकृति नंबर ए करेक्ट होगी, क्योंकि यहां पर 5 लाइन नहीं, यहां पर 3 है, और बाकी सभी में 5 लाइनिंग है, तो आकृति नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 46 पर बढ़ते हैं। आपको देखिए बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया है कि भैया एमएन रेखा पर एक दर्पण है, आपको प्लस जो अंदर दे रखे हैं एक स्क्वायर के अंदर, इसको दर्पण में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे प्लस जो है बिल्कुल यहां पर दर्पण के पास में है, मैं हर बार यही बोलता आया हूं, प्लस जो है बिल्कुल दर्पण के पास में है, इसलिए यहां भी दर्पण के पास में ही होंगे, मैंने लिख भी दिए। अगर यही प्लस यहां दर्पण से दूर होते, जो मैंने यहां पर अभी लिखा है, तो आपका करेक्ट आंसर यहां होता, ठीक है। बस यही मैं हर बार बताना चाह रहा था। करेक्ट आंसर आपका आकृति नंबर ए, और आकृति नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 47 पर बढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। धारणा, लोग बढ़े हुए किराए को भुगतान करने में समर्थ हैं। सेकंड, बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर केवल फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। अगर सरकार किसी चीज का शुल्क वृद्धि कर रही है, यहां पर सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि हुआ है, तो भैया लोग बढ़े हुए किराया देने का भुगतान करने में जो है समर्थ है। अब यहां पर यह करेक्ट नहीं होगा कि बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
48 पर बढ़ेंगे। आकृति में कितने वर्ग है काउंट करने हैं, तो देखिए सिंपल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, और इन चारों से बना हुआ एक ये 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 5 ही यहां पर वर्ग है। 448 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट 449 दिया हुआ है, वी एस पी एम डैश और जी। इनमें अंतर क्या है, संबंध क्या है, अगर ये देखें हम तो देखिए एम और पी के बीच में अगर आप अंतर देखें तो एम और पी के बीच में मुझे 2 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। एम के बाद यहां देखिए तो एन और ओ ये दोनों ही नहीं आए हैं, पी आ चुका है। पी और एस के बीच में अगर आप संबंध देखें तो यहां भी आपको 2 का अंतर दिखेगा, क्यू और आर। एस और वी के बीच में अगर आप संबंध देखें तो यहां भी 2 का अंतर दिखेगा, टी और यू। सभी में 2 का अंतर मतलब जे से भी आप 2 का अंतर करें, सॉरी जे नहीं, जी से भी अगर आप 2 का अंतर करें तो एच आई तो यहां आ जाएगा जे, और जे से भी अगर आप 2 का अंतर करें तो देखिए के और एल तो यहां आ जाएगा एम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी जे। चलिए नेक्स्ट 450 कथन दिया हुआ है कि स्वस्थ जीवन के लिए फल और सब्जियां खाएं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कथन में, स्वस्थ जीवन के लिए फल और सब्जियां खाएं। धारणाएं कही गई है, फल और सब्जियां स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट। और सेकंड, सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भैया सोयाबीन की तो बात ही नहीं हो रही है, इसलिए गलत। स्वस्थ जीवन के लिए फल सब्जियों की बात हो रही है, और सोयाबीन यहां पर ये दोनों ही फल और सब्जियों में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर केवल फर्स्ट वाली धारणा। और केवल फर्स्ट वाली धारणा मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ यहां पर, और हमारे 50 क्वेश्चंस भी यहां पर पूर्ण हो चुके हैं। तो लर्निंग सीखते रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स परिवार में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।